हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हमारे पास है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी समय से इस पे कमेंट आ रहे थे। मराठा साम्राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। जितने भी साम्राज्य हैं, जितने भी वंश हैं, उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे हमेशा एक से दो प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। इससे पहले मैंने मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास है मराठा साम्राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे इनकी केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, प्रांतीय क्या था, आय का स्रोत क्या था, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार का था, कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद डिसाइड करना है कि वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना है, शेयर करना है कि नहीं करना है। चलिए देखिए, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, तो आप लोग आराम से वीडियो के साथ बने रहिए और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये तो आपको पता ही है। मराठा साम्राज्य आपको बताया गया, अच्छे से पढ़ाया गया। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो नोट्स वाला कलेक्शन मैंने कराया हुआ है, आप उसको एक बार सर्च करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए समुचित शासन व्यवस्था का भी प्रबंध किया था। यानी अपने साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। मराठा प्रशासन मूलतः किस संरचना पर आधारित था? तो दक्खनी संरचना पर आधारित था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। परंतु इसमें कुछ तत्व मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से भी शामिल किए गए। देखिए, ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहा है, पहला और दूसरा पॉइंट, ये कथन के फॉर्मेट में पूछा आपसे जा सकता है। मुगल ऐसे पूछा जाएगा कि मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन आपका ये रहेगा कि मराठा प्रशासन मूलतः दक्कनी संरचना पर आधारित था, और सेकेंड जो चीज रहेगा कि मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ तत्व मुगल प्रशासनिक व्यवस्था से भी शामिल किए गए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपका एक चीज तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट भी था। अब इसके बाद हमारा है कि शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में, यानी मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी ये आपसे आपके सामने रखा जाएगा कि मुगल यहाँ नहीं, यहाँ पे मराठा बात करें। मराठा प्रशासनिक व्यवस्था में जो हम बात करते हैं, उनके दरबार में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा थी वो कौन सा था? तो यहाँ पे मराठी को याद रखना। ठीक है, शिवाजी की सेना तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। एक था पग्गा सेना, एक था सिलदार और एक था पैदल। तो देखिए, पग्गा जो सेना थी वो नियमित घुड़सवार सैनिक को कहा जाता था, और सिलदार जो थे वो अस्थायी घुड़सवार सैनिक को कहते थे, जबकि पैदल के तो क्लियर ही है, पैदल सेना होती थी। तो यहाँ से तीन चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट मैंने आपको ये बताया, ये दोनों चीज ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरह के हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। हर संभव प्रयास है हमारा कि मराठा प्रशासनिक व्यवस्था आपके सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ताकि बार बार आपको देखने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम्स के टाइम आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, सब कुछ क्लियर रहेगा। अब देखिए, आधुनिक मंत्रिपरिषद के रूप में उन्होंने यानी कि शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक एक प्रशासनिक संस्था का गठन किया था। अष्टप्रधान मतलब 8, जो इसमें मंत्रिपरिषद के समूह को बनाया गया था, 8 व्यक्तियों का समूह, जिसको मंत्रिपरिषद के रूप में उन्होंने इसका नाम रखा था अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान का गठन किया, जिसमें 8 प्रकार के विभिन्न विभागों और विभाग प्रमुखों की व्यवस्था की गई थी। यानी इसमें 8 प्रकार के विभिन्न विभाग और विभाग प्रमुखों की व्यवस्था की गई थी, जिसको मिलाकर के अष्टप्रधान कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधानों में पेशवा जो होते थे वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेशवा का पद हुआ करता था, एक तरह से प्रधानमंत्री का पद कह सकते हैं। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, लेकिन उस पर राजा का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। सब कुछ उसके हाथों में नहीं था, ये राजा के नियंत्रण में आते थे पेशवा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक पिक्चर को मेंशन कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? अष्टप्रधान। शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, कुल इस तरह से यहाँ पे बांटा गया शिवाजी के अष्टप्रधान।
और इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है वो है पेशवा। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, यानी पेशवा को प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे जाना जाता था। उसके बाद हम देखेंगे अमात्य। अमात्य या फिर इसको हम लोग मजूमादार के नाम से भी जाना जाते हैं, मजूमादार। अमात्य ही हम आपको याद रखना, क्योंकि पेपर में अधिकतर आपको अमात्य ही देखने को मिलेगा। मिलान करने के संदर्भ में ये ज्यादातर प्रश्न आता है कि अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान गलत है, इस तरह से। ठीक है, तो अमात्य जो होते थे वो वित्त या फिर राजस्व मंत्री को कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी पेशवा प्रधानमंत्री हो गए, अमात्य जो होते थे वो वित्त या फिर राजस्व मंत्री को कहा जाता था। अब यहाँ पे देखिए एक है वाक्या नवीस या फिर इसको मंत्री कहते हैं। राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखने वाले को वाक्यान्वेष के नाम से जाना जाता था। अब है यहाँ पे सचिव या फिर इसको एक और नाम दिया गया है सुरुन्वेष। तो ये है राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। न्यायाधीश यहाँ पे हो गए, मुख्य न्यायाधीश होते थे। पंडित राव हो गए, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व विभाग निभाना इनका कार्य था। सुमंत, ये इंपॉर्टेंट है, सुमंत। सुमंत या फिर इसको दबीर कहते थे, विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। इसको हमने याद कैसे रखा? याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि जब रामायण आपने देखा है उसमें माता सीता और राम और लक्ष्मण जो है वो वनवास के लिए निकलते हैं, तो उनके साथ जो उनका सारथी होते हैं उनका नाम क्या था? सुमंत ही था। ठीक है, सुमंत ही था। तो ये ध्यान रखिएगा, उनको कहाँ ले जाते थे? विदेश, यानी कि अपने वनवास के लिए उनको ले जाते थे, तो वो विदेश के फॉर्म में आपको याद रखना है। ठीक है, सुमंत। इसके बाद है सेनापति, जिसको सर ए नौबत कहते थे। देखिए सेनापति तो सभी को पता है क्या है, लेकिन आपसे ये पूछा गया कि सर ए नौबत क्या था। अष्टप्रधान में सर ए नौबत क्या हुआ करता था, वो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का सेनापति होते थे। सैनिकों की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंधन, ये सब कुछ इन्हीं के कार्य पर, मतलब इन्हीं के अंडर में आता था, इन्हीं को देखना होता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपने देख लिया, और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण आपके 3 है नाम याद रखना है। पहला पेशवा किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को। अमात्य किसको कहते थे? जो कि वित्त मंत्री को। और सुमंत किसको कहते थे? विदेश मंत्री को। यहाँ से 3 प्रश्न हमेशा आपको रिपीट होते रहते हैं, तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमारा यहाँ पे है कि पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी अधिकारियों को सैनिक अभियान में भाग लेना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, जितने भी अष्टप्रधान हमने देखा उसमें से सिर्फ और सिर्फ पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके जितने भी बाकी 6 लोग थे, उन 6 लोगों को सैनिक अभियान में भाग लेना पड़ता था। शिवाजी के अधीन ये पद न तो अनुवांशिक थे और न ही अस्थायी थे, यानी कि बाद में इसको अस्थायी किया गया था। अनुवांशिक मतलब किया गया था, वंशानुगत भी किया गया था, उसी को कहते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि साहू के शासनकाल में मराठा परिसंघ की स्थापना की गई। मराठा परिसंघ की स्थापना किसके समय में? साहू के समय में की गई। और परिसंघ का पहला तथा साम्राज्य का 7वां पेशवा, यानी पहला और 7वां पेशवा जो है वो कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उसने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया तथा शासन का प्रभुत्व कार्यभार पेशवा के हाथों में ही धृत कर दिया गया था। पेशवाओं के शासनकाल में मराठा प्रशासन में कई मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे, आगे आपको बताया जाएगा। तो यहां से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला ये 2 थे प्रश्न, ऐसे पूछेगा कि अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को छोड़ करके अन्य सभी व्यक्तियों को सैनिक अभियान में भाग लेना पड़ता था? तो पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके बाकी सभी भाग लेते थे। मराठा परिसंघ की स्थापना किसके समय में हुई? साहू के समय में हुई। पहला या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे साम्राज्य का 7वां पेशवा कौन बना था? तो बालाजी विश्वनाथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला पेशवा ये आपको याद रखिए, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे इसके बाद हमारा अगला जो स्लाइड है इसमें देखेंगे मराठों का सैनिक प्रशासन किस तरह से था। मराठों का सैनिक प्रशासन, शिवाजी के सैनिक संगठन में किलों को सबसे अधिक महत्व दिया गया, यानी कि किला जो था वो सबसे महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पे महत्व दिया गया था। शिवाजी ने अपने राज्य में किलों का जाल सा बिछा रखा था, यानी कि उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे किले को बनवाया था, बहुत सारे।
कोई भी तालुक अथवा परगना बिना किलो के नहीं था। अपने जीवन काल में शिवाजी ने लगभग 250 किलो को बनवाया था। 250 से ज्यादा भी कह सकते हैं, मतलब आसपास यहाँ पे देखने को मिला कि 250 किले इन्होंने बनवाए थे। अब है केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में मराठा राजनीतिक व्यवस्था मूलतः एक परिष्कृत केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र था। ध्यान रखिएगा, निरंकुश राजतंत्र था तथा राजा की स्थिति सर्वोच्च होती थी। इसमें राजा की स्थिति सर्वोच्च होती थी, जैसे कि राजा के नीचे क्या होते थे, प्रधानमंत्री, पेशवा होते थे, लेकिन राजा सबसे ऊपर होते थे। राजा का मुख्य उद्देश्य अपनी प्रजा को खुशहाल और समृद्ध बनाना। राजा अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि हजूर दफ्तर। हजूर दफ्तर क्या होता था, मराठा प्रशासन का पुणे में स्थित, ध्यान दीजिएगा जो वर्ड हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं और हाईलाइट कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हजूर दफ्तर मराठा प्रशासन का पुणे में स्थित सचिवालय था। क्या था, सचिवालय था। इस दफ्तर में अनेक विभाग और उप विभाग थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्ययों को एक निश्चित वर्णानुक्रम में सारणी में संचित कर रखा जाता था तथा ऐसे सभी लेखों का विभाग क्या कहते थे, एल्बरीज के नाम से जानते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मराठा प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत हजूर दफ्तर क्या होता था, तो ये एक प्रकार का सचिवालय था। कहाँ पर था, पुणे में था, ये ध्यान रखेंगे। और इसका कार्य क्या था, तो विभिन्न प्रकार के व्ययों को एक निश्चित वर्णानुक्रम में सारणी में जो कि संचित कर रखा जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा दफ्तर है, तो चातले दफ्तर। चातले दफ्तर भी एक प्रमुख विभाग था जिसमें वित्तीय आंकड़े उपलब्ध रहते थे। तो ये भी याद रखिएगा, इसका कार्य फडणवीस करते थे, नाना फडणवीस, नाम सुने होंगे। इसके बाद है हजूर दफ्ती। यहाँ पे देखिए हजूर दफ्तर है, यहाँ पे हजूर दफ्ती कई वर्षों तक सुगमता पूर्वक प्रयोग में लाया जाता रहा, लेकिन पेशवा बालाजी के समय यह दफ्तर पतनशील हो गया था। तो यहाँ पे 3 जो कि वर्ड है, हजूर दफ्तर, चातले दफ्तर और एक हजूर दफ्ती, तो ये तीनों को याद रखिए। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, यानी अगला पॉइंट, प्रांतीय तथा जिला प्रशासन। प्रांतीय तथा जिला प्रशासन, तो सूबे को प्रांत तथा, ध्यान दीजिएगा, सूबे को प्रांत तथा तरफ में एवं परगना को महल कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज है, जैसे कि सूबे को प्रांत या फिर इसको हम लोग तरफ कहते थे, या फिर एक और चीज है कि परगना जो होता था उसको महल कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का एक सर सूबेदार के अधीन होता था, यानी प्रत्येक जो प्रांत हुआ करता था वो किसके अधीन आता था, सर सूबेदार के अंतर्गत आता था। ग्रामों में कर निर्धारण कौन करते थे, यहाँ पे नाम देखिए, मामलतदार करते थे। स्थानीय पटेलों के परामर्श से करता था। जो मामलतदार होते थे वो स्थानीय पटेलों के परामर्श से यहाँ पे ग्रामों का कर निर्धारण किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिलाधिकारी थे जो कि मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। यानी जो मामलतदार होते थे वो किसके अंडर में आते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो देशमुख या फिर देश पांडे के अंतर्गत आते थे। ये जमींदारों के वंशज थे जिन्हें शिवाजी उनके अनुवांशिक पद से हटा दिया तथा उन्हें कर वसूल करने की छूट दे दी थी। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2-3 चीजें देखने को मिलेगा कि सूबे को क्या कहते थे और परगने को क्या कहा जाता था। साथ ही साथ ग्रामों में कर निर्धारण कौन करते थे, किसके परामर्श से करते थे। तो कई सारे सवाल यहाँ से आपको बनेंगे। तो बस आपको करना ये है कि एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद आपको अपने तरीके से इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाना है। और कोशिश करेंगे अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो हम इस पे MCQ भी ला देंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो आप लोग बताइएगा कि अगर MCQ चाहिए तो हम इसका MCQ आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाद अगले सवाल यानी अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य कौन करते थे, देशमुख करते थे तथा देशपांडे नामक अधिकारी करते थे। और इसी के अंतर्गत आते थे जो हमने देखा था ग्रामों में कर निर्धारण जो करते थे मामलतदार, इसी के अंतर्गत आते थे। ये नाम याद रहेगा। तो प्रश्न यहाँ से ये पूछेगा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य किसका होता था, देशमुख या फिर देश पांडे का हुआ करता था। ठीक है। प्रत्येक जिले में एक कारकुन भी होते थे, प्रत्येक जिले में एक कारकुन भी होता था जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। विशेष घटनाओं की सूचना किसको देता था, केंद्र को देता था। महल में मुख्य कार्यकर्ता
हवलदार होता था। महल में मुख्य कार्यकर्ता, महल में मुख्य कार्यकर्ता को क्या नाम दिया जाता था? हवलदार कहा जाता था, हवलदार होता था। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे स्थानीय या फिर ग्राम प्रशासन। जैसे केंद्रीय हमने देखा, प्रांतीय देखा, अब यहाँ पे आता है स्थानीय या फिर ग्राम प्रशासन। तो इसमें हमारा है कि प्राचीन हिंदू स्मृतिकारों का सबसे अधिक प्रभाव मराठा जो कि प्रणाली में ही देखने को मिलता है, मराठा न्याय प्रणाली में देखने को मिलती है। मराठा कानून प्राचीन संस्कृत स्मृतियों यानी स्मृति ग्रंथों, दैभाग तथा मनुस्मृति आदि पर आधारित थे। यानी जो प्राचीन संस्कृत स्मृति ग्रंथ हैं, दैभाग और जो मनुस्मृति है, इन्हीं पर आधारित हुआ करते थे। ये थोड़ा सा याद रखिए, जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि पाटिल जो होते थे, पाटिल गांव का और मामलतदार जिलों का तथा सर सूबेदार प्रांत का न्यायिक अधिकारी होता था। ऊपर में हमने देखा जैसे पाटिल जो होते हैं वो गांव के हो गए, मामलतदार जिले के हो गए जो कि किसके अंतर्गत आते थे? देश पांडे या फिर देशमुख के अंतर्गत आते थे। सर सूबेदार जो होते थे वो किसके अंतर्गत? हमने बताया था ना कि प्रत्येक जो प्रांत होते थे वो किसके अधीन आता था? सर सूबेदार के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे आपने देखा इनके ऊपर सतारा का राजा होता था। सतारा, महाराष्ट्र में जो सतारा का राजा होता था, सतारा सबको कुछ याद आया? जब डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लगाया था या फिर हड़प नीति कह सकते थे, तो या फिर इसको एक और नाम दिया था व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सतारा सबसे पहला शिकार हुआ था, ये 1848 में आपको याद रखना है। दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी। कौन करती थी? दीवानी मुकदमों की फैसला पंचायतें करती थी और इन्हें प्राय पंच परमेश्वर कहते थे। पंच परमेश्वर की कहानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, 9th में ये चैप्टर था, शायद 9th में ना, 9th 10th या 11th में चैप्टर था, हम लोग भी पढ़े थे, याद नहीं आ रहा। तो पंच परमेश्वर काफी अच्छा कहानी था, हमने पढ़ा, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी, उन्हें प्राय पंच परमेश्वर कहते थे। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आय का स्रोत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पेशवा के शासनकाल में के दौरान राज्य के राजस्व का मुख्य जो स्रोत थे वो दो स्रोत थे, पहला भू राजस्व और दूसरा विविध कर। तो यहाँ पे देखिए विविध कर जो था वो जैसे कि गृह कर हो गया, कूप सिंचित भूमि पर लगने वाला कर हो गया, सीमा शुल्क, माप और तौल के परीक्षण के लिए जो वार्षिक शुल्क होते थे, इस तरह के करों को विविध कर के रूप में जाना जाता था। और भू राजस्व तो आपको पता ही है, भूमि से जो मिलने वाला कर है उसको कहते थे। तो आगे हम देखेंगे इसमें जो दो महत्वपूर्ण कर होते थे, हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है मराठा प्रशासन के संदर्भ में, एक होता है चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। आप सभी लोगों ने हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर भी एक कर लगाया था, जिसको किस नाम से जानते थे? पतदाम नामक कर लगाया जाता था। यानी अगर विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ करता था तो वहां पर भी एक कर लगता था, जिसको एक नाम दिया गया था पतदाम। ये ध्यान रहेगा, हो सकता है ऐसे पूछा है कि पतदाम क्या था। ठीक है, मराठा प्रशासन के संदर्भ में पतदाम क्या था? तो पतदाम एक प्रकार का कर था। अगर ये पूछा है कि किस प्रकार का कर था, तो ये विधवा के पुनर्विवाह पर लगने वाला एक कर हुआ करता था। राज्य की आय के अन्य स्रोत में जैसे चौथ, ये 25% होता था। ठीक है, चौथ 25% और सरदेशमुखी 10%। यहाँ पे बस ये दो चीज आपको याद रखना है, सरदेशमुखी 10% और चौथ 25%। यानी चौथ देखिए ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, चौथा हिस्सा यानी कि 100% का चौथा हिस्सा अगर करोगे तो कितना? 25%। ये आपका कवर रहेगा, यहाँ से क्लियर रहेगा। और सरदेशमुखी 10% थी, जो कि उन प्रदेशों को देनी पड़ती थी जो मराठा के अधीन आ जाते थे। अगला है यहाँ पे कर्जा पट्टी या फिर जस्ती पट्टी जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। हाला मत करिए, आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कर्जा पट्टी या फिर जस्ती पट्टी जमींदारों पर लगने वाला एक असाधारण कर हुआ करता था। यानी एक प्रकार का ये भी कर था, हो सकता है ऐसे पूछा जाए कि कर्जा पट्टी क्या होता था। कर्जा से तो नाम ही क्लियर हो जा रहा है, कर्ज यानी कि जो कि कर। ठीक है, और जस्ती पट्टी आपको याद रखना कि कर ही था। भू राजस्व भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। यानी हमने जो मराठा साम्राज्य में आय का दो स्रोत देखा, पहला स्रोत हमने देखा भू राजस्व, दूसरा जो स्रोत था विविध कर। विविध कर में अलग अलग प्रकार के करों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे
सिंपल सी बात में कही जा रही है कि भू राजस्व जो था, भू राजस्व भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन माना जाता था। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर आना चाहिए। अगला है कि कृषक को नई भूमि जोतने की प्रेरणा देने के लिए उस पर एक मतलब उस पर क्या कहता था कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर वो लोग कर कम कर देते थे। ध्यान समझिए यहाँ पे कि कृषक को नई भूमि जोतने की प्रेरणा देने के लिए, अगर कोई भूमि बंजर है, कोई खेती उस पर नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो देखा आपने देखा कि भू राजस्व पर लगान लगता था, मतलब कि कर लगता था, तो यहाँ पे क्या होता था, उनको प्रेरणा देने के लिए कि नई भूमि है भाई, आप इसको जोतो, उसको प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उस पर क्या होता कि कर को कम कर दिया था कि आपका कर कम लगेगा। पेशवा माधवराव ने बंजर तथा पथरीली भूमि को जोतने पर आज्ञा दी थी और ऐसी भूमि का आधा भाग इनाम के रूप में किसान को दिया जाएगा। तो इस वजह से यानी कि कुछ दिमाग लगा करके यहाँ पे बात कही जाती थी कि अब बताओ कि जो बंजर भूमि है, जो पथरीली भूमि है, उसको भी किसान को दिया जाता है कि चलो आप जोतो, लेकिन उस पर आपको थोड़ा सा आधा भाग जो होगा वो इनाम के रूप में दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा चलता था। आगे देखते हैं, अगला जो स्लाइड है हमारा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक और नाम हमें देखने को मिलेगा, क्या नाम है, कामविसदार। कामविसदार चौथ वसूल करते थे, यानी जो चौथ होता है कितना प्रतिशत, 25%, 25% हिस्सा चौथ, तथा गुमसता जो होते थे वो सरदेश मुखी को वसूल करते थे। यानी चौथ वाला जो कर था वो कौन वसूल करता था, कामविसदार, और जबकि गुमास्ता जो होते थे वो 10% वाला सरदेश मुखी को वसूल करते थे। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, कौन किस किस कर को वसूला जाता था, यानी कौन वसूलता था। अब यहाँ पे एक नाम और देखने को मिलेगा कि कारखानिस। कारखानिस जो होते थे वो प्रतिदिन के आय और व्यय का भी हिसाब रखते थे। तो ये नाम आपको थोड़ा सा नया है, वो याद रखिए। अब देखिए मराठा प्रशासन के अंतर्गत जो विद्वान हुए, जिनकी रचनाएं हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे ज्ञानेश्वर, आपने बहुत बार इनके बारे में पेपर में देखा होगा, ज्ञानेश्वर से संबंधित कई सारे प्रश्न आते हैं। तो ये पहला चीज कि ये ये मतलब कि मराठा के समय से संबंध थे, समकालीन थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक इन्होंने बृहद टीका भी लिखा है। तो यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका को किसने लिखा है, तो भगवत गीता पर आधारित, जो कि इन्होंने ज्ञानेश्वर ने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के रूप में इनको जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे इस चीज को कहा जा रहा है कि जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से हम लोग इसको जानते थे। क्लियर है। आगे देखिए नामदेव। नामदेव इनके आराध्य पंढरपुर के विठोबा या फिर विठल, विष्णु के रूप थे, विठोबा या फिर विठल की उपासना को वरकरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। कभी कभी प्रश्न हमने देखा है कि पूछा था कि वरकरी संप्रदाय के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है नामदेव को जानते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना नामदेव ने की थी। कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है, यानी इनके द्वारा दिया गया कुछ पद जो कि गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, सभी को पता है गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अगला स्लाइड है एकनाथ। एकनाथ ये भी भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। महाराष्ट्र में इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा था। ठीक है, तुकाराम के बारे में आपको पता है, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी थी, जिसे अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग, ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज है। ठीक है, इसके बाद रामदास, महाराष्ट्र के अंतिम महान कवि रामदास थे। दासबोध, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो आप देखेंगे रामदास की, वो है दासबोध। दासबोध इनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तो दासबोध के बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो भी देख लेते हैं। अगले स्लाइड में कर व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया। कर व्यवस्था मराठा साम्राज्य के अंतर्गत कैसा था। मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार के क्षेत्र होते थे। पहला एक स्वराज और दूसरा मुगतई। स्वराज जो है वह क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज कहते थे। यानी जो क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में थे, प्रत्यक्ष रूप से मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज कहा जाता था। जबकि मुगतई जो था यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। अब तो क्लियर है ना कि चौथ 25% था और सरदेश मुखी 10% था। क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
आपको पता है कि चौथ को बाद में इन्होंने बढ़ा करके 33% भी किया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरजामी प्रथा, ये तो आपने पेपर में बहुत बार देखा होगा। सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से ही है। हमेशा पूछा था कि सरजामी जो प्रथा है वो किससे संबंधित है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था या फिर अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखने ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि ये भी आपका मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यही था हमारे पास मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सब कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें थी हमने आपके सामने रखा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी इसमें कमियां रही, जो भी आपको कुछ लगे कि कोई पॉइंट्स छूटा हुआ है तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट, अगर आपका डिमांड रहा तो इसका एमसीक्यू भी आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और साथ ही साथ आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।